हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के जो टेस्ट योर नॉलेज के ओल्ड क्वेश्चंस जितने भी हैं, आपको मतलब स्टडी मेट में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे कंप्लीट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल वो पूरे करवाने वाला हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉलोइंग केसेस। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको निकालना है। तो ए पॉइंट में देखो आपको क्या दिया हुआ है, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ Dhampur footwear industry of Delhi has exceed applicable threes or of 40 lakhs on 1st September. It submit the application for registration on 20th of September and registration certificate is granted to it on 25th. कहने का मतलब है कि एक दिल्ली की पार्टी है जिसकी जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट आपको पता है 40 लाख होती है, तो उसने क्रॉस कर दी 1 सितंबर को। उसने रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट की एप्लीकेशन 20 सितंबर को और रजिस्ट्रेशन उसको मिला है सर्टिफिकेट 25 को। तो हमने बात की थी गाइज एक प्रोविजन की, यदि आपने विद इन 30 डेज, जिस दिन से आप लाइबल होते हो उसके 30 डेज में अप्लाई कर देते हो। 30 डेज में अप्लाई किया गया है कि यहाँ पर देखो, मैं 1 सितंबर को लाइबल हुआ था और मैंने रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर को कर दिया, मतलब मैंने विद इन 30 डेज कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन इसको दिया गया है 25 सितंबर को। तो एग्री इसमें जो इफेक्टिव डेट मानी जाएगी वो मानी जाएगी जिस दिन आप लाइबल होते हो। अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो तो जिस दिन आप लाइबल हुए थे उसी दिन से आपको रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट मानी जाएगी, तो वो होगी 1 सितंबर। 1 सितंबर इसमें आपको आंसर भी दिखा देता हूँ एक बार कि एवरी सप्लायर है 40 लाख इसमें लिखा हुआ है। चूंकि एक्सीड कर जाता है 1 सितंबर को, इट बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन ऑन से डेट। चूंकि द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड विद इन 30 days फ्रॉम सच डेट, the registration shall be effective from the date on which the person becomes liable to registration. Therefore, the effective date of registration is 1 सितंबर। यही आपको पूछा था और यही आपने इसमें लिखा हुआ है। सेकंड इसका बी पॉइंट देखो, मेहता टेली सर्विस इज इन आर्किटेक्ट इन लखनऊ, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 20 लाख ऑन 25 अक्टूबर। इट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 27 नवंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको मिलता है 5 दिसंबर को। तो गाइज वो सर्विसेज में है, पहली बात तो। और सर्विस के केस में जो लिमिट होती है वो 20 लाख होती है और एक्सीड कर जाती है 25 अक्टूबर को। तो इसको विद इन 30 डेज अप्लाई करना था। विद इन 30 डेज का मतलब होता है 25 अक्टूबर से 30 डेज, मतलब 25 नवंबर तक अप्लाई करना था। लेकिन इसने 27 को इसने अप्लाई किया है। तो विद इन 30 डेज मतलब है ही नहीं, 30 डेज के बाद में अप्लाई किया है। तो जिस दिन इसको सर्टिफिकेट मिला है 5 दिसंबर को, तो जो 5 दिसंबर है वही इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। देखो इसका आंसर आपको दिया हुआ है। चूंकि इन द गिवन केस, सिंस इन द गिवन केस द टर्नओवर ऑफ मेहता टेली service exceed the applicable threshold limit of 20 lakh on 25th October, it becomes liable to registration। ठीक है भाई। और चूंकि द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड, कि भी 30 दिनों के बाद में है वो सबमिट की गई है, तो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला। और द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 5 दिसंबर है आपकी, 5 दिसंबर है वो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो मानी जाएगी। इज दैट क्लियर गाइज? सेकंड क्वेश्चन देखो गाइज, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव अ परमानेंट अकाउंट इशूड अंडर द इनकम स्टेट वन एक्सेप्शन टू इट। देखो गाइज आपको बताया है कि क्या आपको परमानेंट अकाउंट, बिल्कुल। अगर आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करना है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन आपको इसका पूछा है कि एक्सेप्शन क्या है। तो देखो गाइज आप सबसे पहले इसमें लिख देना मैंडेटरी है। लेकिन हमने ने जब कॉन्सेप्ट बात की थी तो परमानेंट अकाउंट नंबर किसको नहीं चाहिए? जो नॉन टैक्सेबल पर्सन है, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, भाई बाहर का आदमी है, पेन नंबर उसके पास है ही नहीं। पेन नंबर उसके पास है ही नहीं है तो केवल और केवल उसी को दिया जा सकता है अदर प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ पेन। पेन के अदर देन वो कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो उसको मतलब दे दा। तो अदर डॉक्यूमेंट कौन से हैं? तो पासपोर्ट हो सकता है उसका, हिज वैलिड पासपोर्ट। तो ध्यान रखना नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो मतलब इंडिया का पर्सन नहीं है, नॉन रेजिडेंट है वो, टैक्सेबल पर्सन है। और वो इंडिया अगर आता है, तो इंडिया आता है तो ऑब्वियसली ही बात है कि उसके पास पेन नंबर है नहीं। तो पासपोर्ट के बेसिस पर उसको कुछ डॉक्यूमेंट तो देने होंगे जिसके बेसिस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो ले सकता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आप याद रखना। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। पूछा गया है। सबसे फर्स्ट है एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड सच एजेंट एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल फीस और लिमिट। ये भी एक एजेंट है,
और इनवॉइस है वो इश्यू किए जाते हैं कस्टमर को इन द नेम ऑफ एजेंट। अब एक एजेंट है जो माल सप्लाई करता है, वो सप्लाई करता है अपने प्रिंसिपल के बेसिस पर, और जो उसका टर्नओवर है वो लिमिट से एक्सीड भी नहीं करता है, और जो कस्टमर को जो बिल दिए जाते हैं वो एजेंट के नाम में दिए जाते हैं। तो इसका गाइस आपको आंसर आपको रीड करवाता हूँ कि सबसे पहले तो आपको वो सिंपल लिखना है, यदि उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है लिमिट से, 24 सेक्शन है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ए पर्सन मेकिंग सप्लाई गुड्स और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और इज नॉट लाइबल टू बी कंपल्सरी रजिस्टर इफ इट्स एग्रीगेट डज नॉट टर्न ओवर द एक्सीड। मतलब कहने का मतलब है कि भाई मैं किसी और का माल बेच रहा हूँ या किसी और के बिहाफ पर माल बेच रहा हूँ एज एन एजेंट, तो मेरा कितना भी टर्नओवर हो जाए, मैं चाहे कस्टमर को किसी के नाम से भी बिल काट के दूं, किसी के नाम से भी बिल बना के दूं, इट डजेंट मैटर। अगर माल किसी और का है, सप्लायर कोई और है, और जो मैं है केवल उसके बिहाफ पर माल दे रहा हूँ, तो भाई वो जाने उसका काम जाने, मेरे पर किसी प्रकार की जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी अराइज कभी भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर गाइज? सेकंड क्वेश्चन इसमें देखो क्या दिया हुआ है, बी पॉइंट आपको और दिया हुआ है। बी पॉइंट में देखो गाइज आपको दिया हुआ है ना, एग्रीकल्चरिस्ट हु इज ओनली एंगेज इन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ, मतलब कहने का मतलब है मेरे पास एक खेती की जमीन है, मैं उससे कुछ उगाता हूँ और मेरी जो फसल वगैरह होती है मार्केट में बेचने के लिए जाता हूँ, तो मैं किसान हूँ भाई। किसान हूँ तो मतलब मेरी कल्टीवेशन ऑफ लैंड केवल वहीं से इनकम होती है, जमीन से मैं खेती वगैरह करता हूँ और अपने पैसे वगैरह कमाता हूँ। तो सीधी सी बात है गाइस, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल है, मतलब उसको कितना भी माल बेच लो आप, 1 करोड़ तक का माल बेच लो, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की वो नीड नहीं है, क्योंकि उस पर टैक्स ही नहीं है ना। इसके बाद में गाइस देखो आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्योर ऑयल्स दिल्ली हैज सप्लाइड मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और एज पर डिटेल गिवन इज नॉट, अभी तक ये रजिस्टर्ड है नहीं है। इसने मशीन ऑयल सप्लाई किया है दिल्ली में 15 लाख, हाई स्पीड डीजल किया है 10 लाख, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन पंजाब बाय प्योर ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब। देखो ये है कहाँ का, सबसे पहले तो ये है दिल्ली का, सप्लाई ऑफ मशीन दिल्ली में करता है, हाई स्पीड डीजल करता है दिल्ली में, ऑयल मेड इन पंजाब बाय प्योर ऑयल्स फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब, और ये जो सारी वैल्यू है वो एक्सक्लूसिव जीएसटी है। और आपको पूछा है क्या वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है या नहीं, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कि जो दिल्ली स्टेट्स है, दिल्ली स्टेट्स में जो लिमिट है वो कितनी है, 40 लाख से। तो इसमें देखो आपको सारे अलग अलग नोट्स लिखे हुए हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से, अब आपको कुछ लिमिट दी हुई है कि 10 लाख फॉर अंटी मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड, 20 लाख से जो आपको एएमपी एसटीयू जो मैंने आपको नोट्स में रिवीजन करवाए थे, और 40 लाख से पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। अब थ्री होल्ड लिमिट फॉर ए पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस इज 10 लाख फॉर द स्पेशल कैटेगरी, 20 लाख फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया। एग्रीगेट टर्नओवर में इसमें ऑल एग्जेम्प्ट, ऑल टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, ऑल इंट्रा स्टेट। द above aggregate turnover is computed on all India basis। अब देखो गाइस इसमें जो आपका मेन क्वेश्चन है वो क्या है, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं। द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो उसने जो जो माल बेचा, उसने मशीन ऑयल बेचा है, हाई स्पीड डीजल बेचा है, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड बाय प्योर ऑयल्स फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब, तो उसने जो टोटल सप्लाई की है एग्रीगेट टर्नओवर है 35 लाख का। और इसके जो रजिस्ट्रेशन भी, इसने केवल और केवल गुड्स बेचा है, देखो पहले बेचा मशीन ऑयल, फिर बेचा हाई स्पीड डीजल, फिर बेचा इसने मशीन ऑयल, तो मतलब इसने किसी प्रकार की सर्विस नहीं दी, इसने केवल और केवल क्या बेचा है, इसने सेल किया है केवल और केवल गुड्स। गुड्स सेल किया है तो इसकी लिमिट होनी चाहिए 40 लाख। ये दिल्ली स्टेट है, दिल्ली स्टेट में आपको पता है 40 लाख की लिमिट है टर्नओवर की, तो यहाँ पर टर्नओवर ही 35 लाख का है। चूंकि द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 40 लाख, pure oil is not liable to be registered till April. However, if remaining month of the financial year turnover exceed the specific limit, it would be liable to be registered। ये तो अप्रैल मंथ का डाटा था, अभी अप्रैल मंथ में मेरे को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर अप्रैल के बाद में आता है आपका मई, मई में मैंने 10 लाख की सेल कर दी, 10 लाख की सेल करने से मेरी सेल हो गई 45 लाख। जिस दिन मेरी सेल 40 लाख से ज्यादा होगी उसी दिन से मेरे को रजिस्ट्रेशन है वो लेने की कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन मेरे को लेना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद में देखो इसमें और आपको क्या पॉइंट दिया हुआ है, फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है कि व्हाट विल बी योर आंसर इफ क्वेश्चन 4 अबव। प्योर ऑयल सप्लाई इशूड हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट ऑफ मिक्स ऑयल लिमिटेड,
where invoice to customer are issued in the name of Pure Oil, मतलब जो हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली में देता है इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट ऑफ मिक्स ऑयल लिमिटेड, मतलब जो मिक्स ऑयल लिमिटेड है वही उसका एक एजेंट है और वो उसके थ्रू है वो वहां पर सप्लाई दे देता है। तो गाइस कोई आंसर में आपका खास इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो कैसे नहीं होगा, आपको मैं इसकी समरी बढ़ा देता हूँ नॉर्मल। If Pure Oil supply high-speed diesel on behalf of Mixed Supply is an agent where invoice to customer are issued in the name of Pure, it should not be still liable to registration daily, क्योंकि comes into play only when agent is making taxable supply of goods on behalf of principal, whereas in the given case Pure Oil is supplying non-taxable on behalf of Mixed Oil Limited। एकदम इजी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार मेरा रिवीजन में वन शॉट डालूंगा, उसमें आपको बेटर तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। इसमें केवल मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। इसके बाद में गाइज आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बेस्ट करवा रहा हूँ। इसमें जो सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन द इंडिपेंडेंट केस। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं राघव ऑफ आसाम। वो एक्सक्लूसिवली इंगेज है इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट, मतलब वो आसाम का व्यक्ति आसाम में माल बेचता है और उसका टर्नओवर देखो करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना है, 33 लाख है। और उसका अनदर शोरूम है त्रिपुरा में विद अ टर्नओवर ऑफ 11 लाख इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो देखो गाइज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मेरा एक शोरूम तो है आसाम में और एक शोरूम मेरा है त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा जो है आपको पता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, वहां पर जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी थी, 10 लाख थी। और आसाम में रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी है, 40 लाख है। तो 10 लाख और 40 लाख, अब मेरे को रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो देखो दो स्टेट है, दो स्टेट की लिमिट यहाँ पर लागू हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है। तो कौन सी स्टेट की लिमिट में लूं, तो जहां पर मेरी टर्नओवर की लिमिट कम है, मतलब त्रिपुरा में तो टर्नओवर की लिमिट है 10 लाख और राघु जो आसाम है वहां पर लिमिट है 40 लाख। तो जो 10 लाख की लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी। अब देखो गाइज यहाँ पर आपका टर्नओवर है वो 11 लाख है, तो आपकी सारे स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 11 लाख है, यहाँ पर 33 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन है वो लेना पड़ेगा। इसके बाद में इसके आंसर को आपको एक बार वेरीफाई करवाता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो राघव इज एलिजिबल फॉर हाइयर थ्रीज और लिमिट फॉर टर्नओवर इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, राघव इज एलिजिबल फॉर हाइयर थ्रीज लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन 40 लाख, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली इंगेज है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। क्योंकि राघव इज इंगेज इन सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट फॉर स्पेशल कैटेगरी त्रिपुरा gets reduced to 10 lakh. Raghav is liable to get registered under GST as turnover his exceed limit of 10 lakh. Further, he is required to obtain registration in both Assam and Tripura as he is making taxable supply from both the state. क्योंकि आप दोनों स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ना, और आपका जो टर्नओवर है भी आपकी लिमिट कितनी है, 10 लाख। ध्यान रखना 40 लाख नहीं देखा जाएगा। अगर आप दो स्टेट्स में हो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो और जो आपकी लोवेस्ट लिमिट एप्लीकेबल होती है जिस स्टेट में, मान लो जो कौन सी स्टेट है ये अपनी त्रिपुरा, वहां पर 10 लाख की है तो वहां पर भी 10 लाख की मानी जाएगी। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद में देखो गाइस आपको मैं कॉन्सेप्ट और करवाता हूँ इसी के दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये एक बार मैं रजिस्ट्रेशन का विथ 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में एक वन शॉट रिवीजन इसका और लेके आऊंगा। इसके बाद में गाइस इसमें बी पॉइंट देखो, पुलकित ऑफ पंजाब आपको दिया हुआ है, गोवा गोवा वहां का दिया हुआ है एक्सक्लूसिवली इन द इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ शूज हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर 22 लाख। तो सीधी सी बात है गाइज, गोवा में जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो कितनी है, 40 लाख। आपने माल कितना बेचा है, 22 लाख। तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है? नहीं सर, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। कैसे करवाना होगा भाई, आपकी लिमिट ही 40 लाख है, आपका टर्नओवर ही अभी तक 22 लाख रुपए, तो आप कैसे कराओगे? एक सिंपली इसका आंसर देख लो आप, इसका कंफ्यूजन। ही इज नॉट लाइबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी एज इज एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन द थ्री होल्ड लिमिट। इज दैट क्लियर गाइज? जो भी लिमिट है उससे कम है। अब सी पॉइंट आपको देखो क्या दिया हुआ है, हर्षित ऑफ हिमाचल प्रदेश इंगेज्ड है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला, इज एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में है 24 लाख। तो हिमाचल प्रदेश, तो अपने ने देखा था अरुणाचल प्रदेश, ए एम पी एस टी यू। तो हिमाचल प्रदेश देखो गाइस, हिमाचल प्रदेश में जो आपकी लिमिट थी वो कितनी थी, 40 लाख। और अभी आपका टर्नओवर कितना है, अभी देखते हैं आपको वेरीफाई। क्योंकि पान मसाला इज नॉट एलिजिबल फॉर हायर
लिमिट ऑफ 40 लाख। द एप्लीकेबल थ्री होल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन दिस केस इज 20 लाख। मतलब मैंने ऐसे आपको ऐसे कुछ आइटम बताए थे जिन पर आपको हायर थ्री होल्ड लिमिट नहीं मिलेगी, जैसे पान मसाला है, 2-3 आइटम आपको और लिखाया था, एडिबल ऑयल वगैरह एक्सेट्रा कुछ करके। तो यहाँ पर जो आपने माल बेचा होगा 23-24 का, लेकिन जो लिमिट है वो 20 लाख की है गाइस। क्यों? क्योंकि आप पान मसाला की सप्लाई कर रहे हो। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद में आपको 7th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। एग्जामिन वेदर द सप्लायर इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। देखो अंकित दे रखा है शाम का, वो माल बेचता है टैक्सेबल सर्विस और उसका टर्नओवर है करंट फाइनेंशियल ईयर में 25 लाख। तो सर्विसेज के केस में आपको पता है लिमिट कितनी होती है 20 लाख, और आप माल कितना बेच रहे हो 25 लाख। तो आप 20 लाख से ज्यादा का माल बेच रहे हो। 20 लाख से जब ज्यादा का माल बेचते हो तो आप माल नहीं बेचा, इसने सर्विस प्रोवाइड की है। जब सर्विस आप 20 लाख की लिमिट है उससे ज्यादा की सर्विस दे रहे हो तो सीधी सी ऑब्वियस सी बात है गाइज, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। और आगे दे रखा है संचित ऑफ आसाम इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है बोथ टैक्सेबल एंड सर्विस, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, और उसका टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख। ध्यान रखना, जब आप टैक्सेबल गुड्स एंड सप्लाई मतलब टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, गुड्स भी बेचते हो सर्विस भी बेचते हो, तो गुड्स पर तो लिमिट है 40 लाख, और जो सर्विस पर लिमिट है वो है 20 लाख, लेकिन आपने 30 लाख का माल बेचा है। तो ध्यान रखना जो सर्विस की लिमिट है वही आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो सर्विस की लिमिट है 20 लाख, आपका टर्नओवर कितना है 30 लाख, तो 20 लाख से ज्यादा है, इसलिए आपको कंपलसरी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक बार आपको आंसर वेरीफाई करवा देता हूँ मैं इसका। इसका आंसर आपको दिया हुआ है फर्स्ट। देखो अंकित इज लाइबल टू बी गेट रजिस्टर्ड, क्योंकि लिमिट जो कितनी है 20 लाख की है, और engage in both taxable and service applicable 3 year limit in this case is 20 lakh. Sanchit is liable to be registered under GST as turnover is more than threshold limit. Is that clear guys? I think आपको ये क्वेश्चंस थोड़े क्लियर हुए होंगे। इसका एक वन शॉट रिवीजन में और लाऊंगा 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक दो दिनों में, तब आप इससे और वेरीफाई चीजें कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।